तो आज का हमारा टॉपिक है हेड इंजरी। अगर मैं और सिंप्लीफाई करके बोलूं तो ट्रोमेटिक हेड इंजरी। वाई वी कॉल ट्रॉमा? क्योंकि हेड इंजरी तो कैसे भी हो सकती है, हो सकती है, मगर ये इंडिविजुअल वो हेड इंजरी जो किसी ना किसी ट्रॉमा की वजह से हुई, यानी वो आपके अंदर ना कंजेनाइटल है, ना वो आपके अंदर कंजेनाइटल भी नहीं है, और आपके अंदर कोई डीजनरेटिव ब्रेन डिसीज भी नहीं हुई है जिसकी वजह से आपका हेड इंजर्ड हुआ है। कोई ना कोई ट्रोमा ही हुआ है, तब कहीं जाकर आपके ब्रेन अफेक्ट हुआ है, उसको बोलेंगे ट्रोमेटिक हेड इंजरी। इसमें सब कुछ सिंपल है, पूरा चैप्टर सिंपल जाएगा, बस अगर इसकी जो टफ जाएगी वो इसकी पैथोलॉजी एंड टाइप्स। टफ नहीं है, समझने वाली चीज है, बस अगर इसका टाइप्स क्लियर हो गया बाकी पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। जैसे हम पूरी न्यूरो सर्जरी कंप्लीट करते जा रहे हैं, सेम वैसे ही यही है। कॉम्प्लिकेशन जो सब में पड़े वो उसमें है, ये सबका मिक्सचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इंजरी कहीं भी हो सकती है, इंजरी कोई डिफाइन होके तो ना होगी कि ब्रेन के इस पार्ट में हो सकती है, इधर नहीं हो सकती। तो फिर बोले आप कोई भी सिम्टम्स लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पेशेंट को कोई सिम्टम्स आ सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है ना। तो कुछ स्पेशलाइज करके हमें इसके लिए नहीं लिखना पड़ेगा, स्पेशलाइज करके इसके रहेंगे मेनली टाइप्स, कि कौन से टाइप में ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज होगा, कौन सी इंजरी में कौन सा होगा, क्या एक पार्ट डैमेज होगा कि पूरा ब्रेन होगा, क्या होगा, हम इसको ओवरऑल अभी समझेंगे। तो हेड इंजरी की डेफिनेशन क्या कहती है, मैंने फिर बोला आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, एन इंसल्ट टू द ब्रेन, ब्रेन की इंसल्ट है। मगर मैंने फिर बोला कि दो चीजें नहीं, क्या दो चीजें नहीं, कि ना ही डिजेनरेटिव चेंजेस होगा और ना ही कोई कंजेनाइटल नेचर है, कुछ भी इंटरनल फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या कि नॉट ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस और कंजेनाइटल नेचर कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स दैट में प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड और अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो तो होना ही है, अगर आपके हेड में इंजरी होगी तो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तो, और सिंपल सी बात है, कुछ भी हेड में प्रॉब्लम हो कॉन्शियसनेस तो अल्टर थोड़ी देर में होने लग जाता है। तो क्या डेफिनेशन, कोई फिजिकल फोर्स जो आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस विच रिजल्ट्स इन दी, तीन सिम्टम्स बोलेंगे जो हर ब्रेन की इंजरी में अपन पढ़ के आते हैं। बोले क्या, पहला स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा। दूसरी चीज कॉग्निटिव फंक्शंस इंपेयर्ड होने चाहिए। कॉग्निटिव फंक्शंस क्या, मेमोरी, थिंकिंग, जो हमारी स्किल एक्टिविटीज, ये सारी इसके हैं, ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज है, ये भी डिस्टर्ब होनी चाहिए, बिल्कुल होंगी ब्रेन में। और तीसरी कि बोले ब्रेन जिस पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई कर रहा है, तो वो जिस फिजिकल, जिस हैंड, जो भी हमारे हाथ पैर है, वो जो पर्टिकुलर किस फिजिकल फंक्शन को चला रहा था, जैसे ब्रेन का फंक्शन है, कोई बॉबल ब्लैडर मूवमेंट चला रहा था, तो ब्रेन का पर्टिकुलर वाला पार्ट बिगड़ गया जिससे बॉबल ब्लैडर मूवमेंट कंट्रोल हो रहा था, तो आपका फिजिकली बॉबल ब्लैडर मूवमेंट चला जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि उससे फिजिकली या फंक्शनिंग क्या बिगड़ रही है। यानी तीन चीजों पे हमने बात कर ली कि एक तो जो आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड होगा, प्लस कॉग्निटिव फंक्शंस आपके इंपेयर्ड होंगे, वो तो नॉर्मली में होने लग जाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन इंपेयर्ड, और पर्टिकुलर कोई फिजिकल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, जो पर्टिकुलर ब्रेन के उस पार्ट को सप्लाई, उस फिजिकल पार्ट को सप्लाई कर रहा था ब्रेन, वो अगर इंपेयर्ड हो गया तो आपका बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन थी, कुछ भी अलग नहीं था, सिंपल जो हमने बात करा वही उसमें लिखा हुआ है। क्या रीजंस हो सकते हैं, चार मेजर रीजन आपको बोले गए। मैंने बोला सारे ऐसे रीजन जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल वो भी फिजिकल फोर्स। पहला रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, इसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट भी बोलते हैं, MVA भी बोलते हैं, MVA। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं न्यूरो सर्जरी के असेसमेंट में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब असेसमेंट आया तो ऐसे कोई इससे तो नहीं हो रहा है, तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाए, और ये मोस्ट कॉमनली क्या यंग मेल्स में होते हैं। फॉल, कहीं से गिर गए। असॉल्ट, असॉल्ट यानी फिजिकल अटैक, यानी कोई लड़ाई, लड़ लेते ना, एक दूसरे से लड़ लिए, किसी ने मार दिया सर पे, तो असॉल्ट हो गया। या इंजरीज अकरिंग एट वर्क ड्यूरिंग स्पोर्ट एक्टिविटीज में, कहीं भी कुछ भी वर्क एक्टिविटी में आप इंजर्ड हो गए। वर्क एक्टिविटी में क्या कि आप कहीं ऐसी जगह काम करते थे जहां कुछ आपके सर पे गिर पड़ा, स्पोर्ट्स आपके खेलते थे, क्रिकेट ही खेल रहे हो, बॉल पड़ गई, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका हेड इंजर्ड होना चाहिए बाय द मीन ऑफ फिजिकल फोर्स, ये वर्ड करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी पैथोलॉजी क्या होगी, हम ओवरऑल ये समझें कि तो आपका देखो कोई भी चीज है, अगर मोस्ट कॉमन आपका हेड इंजर्ड वो दो जगह से हो सकता है। बोले क्या, बोले पहली जगह ये हो सकती है, वो हो सकता है फोकल। बोले फोकल का मतलब कि पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट पर,
जिस पॉइंट पर डैमेज हुआ है वो ही पार्ट बिगड़ेगा। जिस पार्ट पे आपको चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है, जो पार्ट डैमेज हुआ है वही बिगड़ेगा, तो आप उसको बोल देंगे कि फोकल डैमेज है। या फिर कोई ऐसा डैमेज हुआ जिसने पूरे ब्रेन को ही अफेक्ट कर दिया, तो आप उसको क्या बोल देंगे, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज मतलब क्या कि लगा तो कोई एक पॉइंट पे था मगर वो इतना खतरनाक हुआ कि उसने पूरे ब्रेन को घेर लिया, पूरे ब्रेन को खराब कर दिया, यानी डिफ्यूज्ड हो गया, फैल गया। तो दो टाइप से, एक तो हो सकता है फोकल वाले पे फोकल्स आएंगे, सिम्टम्स क्या रहेंगे, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे उसी के सिम्टम्स आने, मगर डिफ्यूज वाले पे कुछ भी सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि पूरा ब्रेन ही इन्वॉल्व हो गया है ना आपका, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ब्रेन डैमेज इज कैरेक्टराइज्ड इनटू फोकल एंड डिफ्यूज डैमेज, ऑल्दो ऑफ्टन बोथ टाइप्स को एग्जिस्ट, जरूरी नहीं है फोकल वाला डिफ्यूज में भी चेंज हो सकता है। भैया कोई फोकल था, स्टार्टिंग में फोकस था, कुछ 4-5 दिन रह के उसने ब्रेन स्वेलिंग करा दी। अब ब्रेन स्वेलिंग तो पूरे ब्रेन की हो सकती है, तो ब्रेन स्वेलिंग क्या हुई, डिफ्यूज हुई। इडीमा हो गया, क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ, है ना। तो ये सब क्या, कोई फोकल हुआ था उसने उस पर्टिकुलर पूरे ब्रेन में पहुंचा दिया, तो सीधी सी बात है कि फोकल वाला डिफ्यूज में चेंज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा ही, मगर हो सकता है, दोनों में कनेक्टिविटी हो सकती है। इसी तरीके से ये पहला क्लासिफिकेशन हमने बोल दिया कि भैया पहला ये हो सकता है कि या तो ये सबसे बड़ा टाइप है फोकल डैमेज और डिफ्यूज, इनके बेस पे हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे कि फोकल कब होगा, डैमेज कब होगा, फोकल में क्या बिगड़ेगा, डैमेज में क्या बिगड़ेगा। दूसरा क्लासिफिकेशन आप इसके बेस पे और कर सकते हैं, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, बोले प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब क्या, बोले प्राइमरी डैमेज का मतलब कि तुरंत के, तो जैसे कोई पार्ट है आपका, जैसे एकदम एक्सीडेंट हुआ और वो पूरा ब्रेन का टिश्यू वो पार्ट ही डैमेज होके खराब हो गया, तुरंत तुरंत खराब हो गया। यानी कोई एक, आप चल रहे थे, आपके हेड में इंजर्ड हुई, वो पर्टिकुलर वहां के टिश्यूज डैमेज हो गए और वो पार्ट खराब हो गया, ठीक है, खराब हो गया, ये तो प्राइमरी हुआ कि सडन लगी। सेकेंडरी क्या कि वो जो पार्ट खराब हुआ था उसकी वजह से आगे चल के, बाद में आगे चल के स्वेलिंग हो जाए, मोस्ट कॉमन हीमोटोमा। हीमोटोमा क्या कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी, तो ब्लड खट्टा होने लग जाएगा, क्लॉट बनने लग जाएगा। ये तो आगे की सीवियरिटी धीरे धीरे करके होने लग जाएगी ना, जो एटा मूवमेंट डैमेज हुआ वो तो हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे करके होने लग जाता है। बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद 3-4 दिन बाद डेथ हो गई, क्यों, क्योंकि ब्लड क्लॉट बन गया था, वो निकाल नहीं पाए। तो ये सब सेकेंडरी हो गए। प्राइमरी क्या, अकरिंग एट इंपैक्ट, तुरंत जो हुआ तुरंत हुआ। सेकेंडरी क्या, उसकी वजह से जो कुछ ऐसे सिम्टम्स आए जो आपके लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, जैसे क्या, न्यूरल डैमेज, यानी आपके नर्व डैमेज होने लग जाए, स्टार्ट हो जाए, हीमोटोमा बनने लग जाए, ब्रेन स्वेलिंग हो जाए, इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या, क्योंकि भैया जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाए, तो पर्टिकुलर कोई पार्ट पर जो वेसल्स सप्लाई कर रही थी वहां नहीं कर पाएंगी, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस्चीमिया। इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन तो एट अ टाइम होगा नहीं, लेकिन वो ब्रेन की ओपनिंग हो गई, बैक्टीरिया के लिए अपॉर्चुनिस्टिक है। सीएनएस इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पैथोलॉजी हमने 2 बेस पे कंप्लीट करी। कौन कौन से पे, पहले हमने बोला कि फोकल हो सकता है और डिफ्यूज हो सकता है, फिर हमने दूसरा एक अल्टरनेट डिलीवरी और लिया, हमने बोला कि प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, जिसको हमने अच्छे से समझा। अब हम चलेंगे फोकल की तरफ। फोकल डैमेज, फोकल डैमेज में मैं फिर बता रहा हूं, फोकल में मैंने क्या बोला था कि पर्टिकुलर वो ही जगह जहां पर आप इंजर्ड हुए हो, बाद में फोकल डिफ्यूज में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, वो अलग बात है। हमें तो फोकल समझना कि पर्टिकुलर अगर एक जगह पे आप इंजर्ड हुए तो उससे आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट खराब होगा, हमें उससे मतलब है। अब फोकल डैमेज के अंदर आप 3 चीजें पढ़ोगे, पहला आप पढ़ोगे कॉर्टिकल, दूसरा आप पढ़ोगे इंट्राक्रेनियल, और तीसरा आप पढ़ोगे टेंटोरियल टॉन्सिलर हर्निएशन। ये किसके बेस पे पढ़ेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट। ये आपके सामने क्या है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है स्कल। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा स्कल आएगा। स्कल के बाद अंदर क्या क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मेनिंजेस वाला था, एक सेकेंड। अगर मैं डिफरेंट बोलूं तो सबसे पहले क्या आता है, क्रेनियम आएगा। क्रेनियम के अंदर क्या रहता है, बोले क्रेनियम के अंदर फिर हमारी सर आना स्टार्ट हो जाएंगी मेलेंजेस, यानी अगर मैं ये सबसे प्यारा दिख रहा है कि पहले स्काल्प होता है, स्काल्प के बाद क्या होता है, बोले सर स्कल होता है, जो हमारा स्कल यानी क्रेनियम।
क्रेनियम के बाद बोले फिर आती है सबसे पहले ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा आती है, फिर हमारी आती है एर्केनॉइड, फिर एर्केनॉइड के बाद आती है हमारी क्या, पाया, और फिर हमारी लास्ट में आ जाती है, लास्ट में हमारा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब क्या, इंट्राक्रेनियल, यानी अब ब्रेन के अंदर आप एंटर करेगा। यानी 3 लेयर में बात कर रहे हैं हम। कौन कौन सी 3 लेयर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि जो पहली लेयर है वो स्कल की लेयर है, दूसरी लेयर मेनिंजिस की लेयर है, और जो तीसरा है वो ब्रेन वाला पार्ट है। यानी यही तीनों पार्ट पे हमने डिवाइड इसको करा है कि पहला जब स्कल पे डैमेज होगा तो क्या होगा, फिर हम उसके अंदर पहुंचेंगे कि मेनिंजिस पे क्या होगा, मेनिंजिस के भी अंदर सब टाइप आएंगे, वो उसको बाद में पढ़ेंगे। फिर तीसरा कि मेनिंजिस के अंदर से भी ब्रेन में घुस गए तो क्या होगा, और ब्रेन के बाद भी अगर ब्रेन में हो गया तो उसके बाद जो नीचे हमारी ब्रेन स्टेम है वहां पर क्या इफेक्ट होगा, एक एक करके समझेंगे बिल्कुल क्लियर कट। पहले हम बाहर वाली चीज समझते हैं, यानी कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल यानी हमारा सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हमारा क्रेनियम वाला पार्ट। कौन सा, क्रेनियम वाले पार्ट वहां पर हो जाए तो वहां पर आपको 2 तरीके से हो सकता है। बोले क्या क्या, या तो आपको कंट्यूजन हो जाए या लेसेरेशन हो जाए। बोले पहले कंट्यूजन समझते हैं। सर कंट्यूजन क्या है, कंट्यूजन का मतलब होता है कि आपको इस तरीके से चोट लगी, एकदम गड्ढा ही बन गया, क्या होगा कि रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू, स्किन, ब्लड कैपिलरीज, कुछ भी हो जाए। अब इसमें कोई डिफाइन तो है नहीं है एरिया, इसमें क्या क्या आपका रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू भी हो सकता है, स्किन, ब्लड, कैपिलरी, कुछ भी, कोई चीज ऊपर से आके गिरे या साइड से लगे, या आप कहीं टकरा जाएं तो सीधा ये आपका एकदम हो गया कंट्यूजन। एकदम कंट्यूजन मींस होता है फटना। कंट्यूजन का मतलब होता है कि सिंपल कभी आपका एक्सीडेंट हो, अगर मैं आपको कंट्यूजन दिखाऊं कि कंट्यूजन इंजरी दिखाऊं, हाथ पैरों में कैसी कंट्यूजन इंजरी होती है कि आप कहीं भी गए और आपकी स्किन पूरी रगड़ गई, एकदम आपकी स्किन पूरी एकदम छिल गई, आप बोलते हैं ना कि एकदम पूरा हो गए, तो वो कौन सी इंजरी हुई, ये हमारी कंट्यूजन से इंजरी होती है कि कोई भी पार्ट एकदम टिश्यूज विश्यूज सब इसी तरीके से स्कल में बिगड़ जाए। तो ये हमारा था कंट्यूजन वाला पार्ट। अब कंट्यूजन वाले पार्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के कंट्यूजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो पहले हम कंट्यूजन को समझते हैं। कंट्यूजन्स क्या, ये डेफिनेशन किसकी है, ये इसका मतलब है कि कंट्यूजन्स कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन। जब भी कंट्यूजन होता है यानी कोई भी चीज सर पे गिरे या कुछ भी गिरे तो क्या क्या आपके आगे हो सकते हैं, यानी स्कल पर क्या क्या देखने को मिल सकता है। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये है। मैं कह रहा हूं कंट्यूजन का मतलब ये तो बता दिया मैंने कि कोई चीज सर पे गिर जाए या एकदम ब्लास्ट हो जाए, कोई चीज से फट जाए, एबनॉर्मली टूट जाए, कहीं से भी किधर से भी, उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, कैसे कैसे स्कल टूट सकता है। बोले सर पहले स्कल टूट सकता है कंफ्यूजन टाइप से। कंफ्यूजन के अंदर पहला क्या है, कंकशन। कंकशन के अंदर क्या है, अ कंकशन इज एन इंजरी टू द हेड एरिया दैट मे कॉज इंस्टेंट लॉस ऑफ अवेयरनेस फॉर अ फ्यू मिनट अप टू फ्यू आवर आफ्टर द ट्रोमेटिक इवेंट। ये क्या हुआ, ये सिर्फ एक कंकशन है, इसमें क्या इंजरी तो हुई मगर एक इतनी खतरनाक नहीं थी, आप कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक का आपका इंस्टेंट एकदम लॉस, एकदम अपन को लगता है ना एकदम खींच के कहीं पड़े, अपन के लिए भी कुछ से सेकंड के लिए होता है कि सब कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया, बहुत ही चक्कर अपन भी एकदम बैठ जाती हैं। तो उसका थोड़ा एडवांस फॉर्म समझ लो कि वहां पर आप कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक, क्योंकि एकदम आप गिर तो गए लेकिन स्कल वगैरह भी फटा नहीं, स्कल फ्रैक्चर नहीं हुआ, आपका जो क्रेनियम है वो टूटा नहीं, मगर लेकिन एकदम इतना भयंकर हिट था कि आप एकदम कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस स्टेट में चले गए। यानी क्या, एकदम आपको कोई इंस्टेंट लॉस ऑफ अवेयरनेस, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अगल बगल क्या हो रहा है। ये कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक हो सकता है आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट। यानी इसमें कुछ फटाफटा नहीं, मगर वो इतना खतरनाक था कि आप कुछ देर के लिए लॉस ऑफ अवेयरनेस कर गए। ठीक है, पहला हमें समझ आया कंकशन। दूसरा, अब वो और सीवियर हो गया, और सीवियर यानी कि अब स्कल का फ्रैक्चर हो जाए, यानी इतना खतरनाक फोर्स था कि आपका स्कल का फ्रैक्चर हो जाए। फ्रैक्चर आपका 4 टाइप से हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है, पहला हो सकता है लीनियर स्कल फ्रैक्चर, यानी क्या एक लाइन में, यानी जो आपका जैसे आपका ये क्रेनियम है स्कल है, इसमें एकदम फ्रैक्चर तो हुआ मगर एक लाइन में, बोन अलग अलग नहीं हुई, सीधी एक लाइन का फ्रैक्चर दिखा। लीनियर स्कल समझ, लीनियर स्कल फ्रैक्चर समझ लो, आपका स्कल है उसमें फ्रैक्चर तो हुआ, फ्रैक्चर हो गया, मगर जो उसकी वजह से जो क्रेनियम में इधर उधर नहीं गई, वो अपनी जगह पर ही है, बस फ्रैक्चर, एक पतला सा फ्रैक्चर आपको दिख गया। यानी क्या, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर, दिस इज ब्रेक इन बोन बट इट डज नॉट मूव दी बोन। उसने उस बोन को भले तोड़ दिया मगर वो बोन अपनी जगह से मूव नहीं करी।
इस तरीके से क्या दिख रहा है हमें कि ये हमारा फ्रैक्चर हो गया मगर बोन अपनी जगह से मूव नहीं करी। पहला हमारा कंकशन था, दूसरा हमने स्कल फ्रैक्चर के अंदर पहला वाला पढ़ा लीनियर स्कल फ्रैक्चर, दूसरा हम पढ़ेंगे डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड का मतलब क्या, कोई चीज अंदर धस गई, जैसे अभी मैंने बहुत प्यारा ये वाला, ये चीज घुस गई अंदर एकदम, कोई ऊपर से इतने खतरनाक कोई चीज अंदर ही धस गई, एबनॉर्मली अंदर घुस गई। तो क्या लीनियर यानी डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर मे बी सीन विद और विदाउट अ कट इन द स्कैल्प। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि मे बी जो अंदर है वो अंदर तो गया, लेकिन वो क्या इतना खतरनाक भी हो सकता है कि क्रेनियम टूट के अंदर का पार्ट भी दिखने लग जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ अंदर घुस थोड़ा सा क्रेनियम वो अंदर धस गया मगर वो टूटा नहीं, स्कैल्प नजर नहीं आया। ठीक है, स्कैल्प में कट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो डिप्रेशन की फॉर्म में होना चाहिए, यानी क्या अंदर कोई चीज ऊपर से ऐसी कोई प्रेशराइज पड़ेगी वो अंदर धसा दे, और ये कट इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन दिस फ्रैक्चर पार्ट ऑफ स्कल इज एक्चुअली शंकन इन फ्रॉम द ट्रोमा। शंकन मींस अंदर घुस जाना, शंक कर जाना। तो जिसमें स्कल का पार्ट है वो हल्का सा अंदर की तरफ क्या श्रंक कर जाएगा, दिख रहा है, ये देखो हल्का सा श्रंक कर गया, ये अंदर धस गया। तो मे बी इसमें दो हो सकता है कि ये टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है, लेकिन अंदर जरूर धसेगा, यानी शंकन तो होना जरूरी है। तो ये हमारा था डिप्रेस्ड। कितने अभी हमने पहले कंकशन पढ़ा, कंकशन के अंदर स्कल फ्रैक्चर, स्कल फ्रैक्चर के अंदर दो पढ़ लिए, लीनियर और डिप्रेस्ड। अब अगला पढ़ेंगे डायस्टेटिक स्कल फ्रैक्चर। ये क्या है, ये हमारे अगर सिंपल सी चीज हमें पता है हमारे सूचर्स हैं स्कल में, अगर वो सूचर्स में फ्रैक्चर हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे डायस्टेटिक स्कल फ्रैक्चर। यानी ये हमारे क्या डिफरेंट सूचर्स हैं, क्या क्या कोरोनल सूचर पे फ्रैक्चर हो जाए, है ना, या फिर आपके क्या सजाइटल सूचर पे, सजाइटल सूचर में फ्रैक्चर हुआ तो वो दोनों पैराइटल को अलग कर देगा, कोरोनर पे हुआ तो एंटीरियो पोस्टीरियर पार्ट को अलग कर देगा, लैम्बर्ट वाले में हुआ तो ऑसिपिटल पार्ट को अलग कर देगा, है ना। तो अगर सूचर में हो जाए, अगर सूचर में हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल रहे थे फिर हम डायस्टेटिक स्कल फ्रैक्चर। ठीक है, ये था हमारा थर्ड वन। फोर्थ वन होता है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। लाइन से चल रहे हो, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लीनियर में एक लाइन में टूटा मगर अलग अलग नहीं हुआ, डिप्रेस में अंदर घुस गया, डायस्टेटिक में सूचर पे हुआ, और लास्ट वन बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर। इसमें ब्रेक होके बोन अलग भी हो गई, मतलब क्रेनियम टूटा तो टूटा, साथ में स्कल आपका अलग भी हो गया, बोन टूट के अलग भी हो गई। यानी कि मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स अ ब्रेक इन दी बोन, बोन्स ब्रेक हो गई और एट द बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल हमें पहला कंकशन फिर स्कल फ्रैक्चर के अंदर हमने चार टाइप हमारे में बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए। कोई भी डाउट हो अभी के अभी पूछना, बिल्कुल सिंपल है, मैं हर एक चीज को समझा के प्लस उसका आपको तुरंत डायग्राम दिखा रहा हूं जिससे बाद में बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो तुरंत की तुरंत डायग्राम भी देखते चल रहे हैं हम हर एक चीज का। लीनियर स्कल फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड, डायस्टेटिक और बेसिलर। लास्ट वन है इंट्राक्रेनियल हीमोटोमा। इंट्राक्रेनियल मतलब क्या, क्रेनियम उसमें क्या हीमोटोमा बन जाए, क्रेनियल के अंदर हीमोटोमा बन जाए। अभी हम बात तो अपने क्रेनियम की बात कर रहे हैं ना, क्रेनियम में ऐसा कोई फ्रैक्चर हुआ तो उसकी वजह से वहां हीमोटोमा बन गया। हीमोटोमा का मतलब क्या होता है कि भैया जो कुछ ब्लड वेसल्स तो है ना जो क्रेनियम को सप्लाई कर रही हैं, अगर वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए तो उनका जो ब्लड है तो वो वहीं बाहर फैलने लग जाएगा, और ब्लड बाहर फैलेगा तो ब्लड क्लॉट बनने के वहां चांस हो जाएंगे। तो क्या कंट्यूजन और इंट्राक्रेनियल हीमोटोमा, अ कंट्यूजन इज अ ब्रूश ऑफ द ब्रेन इटसेल्फ। क्या आपको एकदम जब ब्रेन पे देखोगे तो सीधी सी बात है, ब्रूश का मतलब क्या होता है कि भैया ये आपका क्रेनियम है और यहाँ की ब्लड वेसल जो यहाँ सप्लाई कर रही हैं ये अगर रप्चर हो जाए तो यहाँ पर ब्लड खट्टा हो जाएगा। तो जब आपको क्रेनियम पे देखोगे तो ब्रूश दिखाएगा, यानी क्रेनियम पे ऐसी रेड लाइनिंग सी नजर आएंगी, क्यों, क्योंकि वहां पर ब्लड खट्टा हो गया, इस वजह से आपको ब्रूश नजर आएगा। इट कॉजेस क्या, ये क्या कर देगा, इट कॉजेस ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग इनसाइड ऑफ द ब्रेन। सीधी सी बात है, आप खुद आपको समझदार हो कि भैया अंदर अगर हीमोटोमा ब्लड वेसल निकल रहा, ब्लड निकल रहा है तो वो क्या कर देगा, अंदर ब्लीडिंग ही तो करा देगा, तो ब्लीडिंग करा देगा, स्वेलिंग करा देगा, एडिमा करा देगा, क्योंकि भैया कोई चीज अंदर भरेगी तो वो स्वेल अप तो करेगी ना, एडिमेटस तो होगी ना। एंड स्वेलिंग इनसाइड द ब्रेन अराउंड द एरिया वेयर द हेड वाज स्ट्रक। जिस जगह पर आपके टक्कर लगी, जिस जगह की ब्लड वेसल्स गई, उस जगह पे आपको ब्लीडिंग स्वेलिंग नजर आएंगी। तो कंट्यूजन में अकर विद स्कल फ्रैक्चर, जो कंट्यूजन हुआ है वो स्कल फ्रैक्चर के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ब्लड क्लॉट वहां पर बनने हैं।
ब्लड क्लॉट कहां कहां बन सकते हैं, सब ड्यूरल और एपिड्यूरल हीमेटोमा पर। अब ये सब ड्यूरल एपिड्यूरल क्या है, इसको हम अभी जस्ट आगे समझने वाले हैं, तीनों लेयर को कंप्लीट करेंगे। ये ध्यान रखना, सब ड्यूरल एपिड्यूरल हमने यहाँ छोड़ दिया है, इसको अभी हम आगे करके कंप्लीट करेंगे। ये हमारे किसके पार्ट हो गए, कंट्यूजन्स के, हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को समझ लिया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज लेसेरेशन। लेसेरेशन का मतलब क्या है, लेसेरेशन का मतलब होता है टीयर ऑफ ब्रेन टिश्यू। लेसेरेशन या देखो वहां तो कोई ऊपर से लेसेरेशन यानी जैसे कोई शार्प कट लगा हो, ये तो आपको कंफ्यूजन था। लेसेरेशन क्या कि कोई सांप एकदम कट, जैसे ये कट लगा, जैसे किसी चीज में कोई पैनी चीज है, कोई भी, ये लेसेरेशन से एकदम फट गया इस तरीके से, ये लेसेरेशन है। कोई भी एकदम शार्प कट अपन को लगता है, अपन उधर एकदम ये लेसेरेशन। और कंफ्यूजन माने कि कहीं का भी किधर भी कोई एरिया डिफाइन नहीं है इसमें, तो फिर भी एरिया डिफाइन है, आप ऐसे कट लगाकर यहाँ सूचर्स लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन वाले में कहीं भी किधर भी फट रहा है, उसमें तो फिर प्रॉपर आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो ये हमने दो कॉर्टिकल कंफ्यूजन और लेसेरेशन के बारे में पढ़ा। क्या इसमें लिखा है कि दीस में अकर, ये क्यों हो सकते हैं दीस में अकर अंडर, ये बहुत प्यारी चीज इसमें लिखी है। देखो हमेशा फोकल वाले में एक चीज बहुत प्यारी होती है, क्या होती है कि ब्रेन का एक बहुत, कि अगर ये ब्रेन का अगर पार्ट है, तो अगर आपको जैसे सपोज अब ये आपका स्कल है और आपको इस एरिया पर अगर चोट लगी, तो पर्टिकुलर यहां पर भी चोट लग सकती है या इसके अपोजिट पे भी लग सकती है। अब सर बोलोगे यहां तो समझ आ गई कि भैया यहां चोट लग रही है तो लग सकती है, अपोजिट में क्यों लगती है, अपोजिट में इसलिए लगती है क्योंकि शेयर फोर्स लगता है। जैसे एकदम हैवी फोर्स यहां लगता है, इसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपोजिट साइड पे भी लगता है, तो अपोजिट साइड वाली भी चीजें टूट सकती हैं। ये कैसे समझिए, इस तरीके से देखिए इस चीज को। अब आपको भले इस तरीके से चोट लगी, एक फोर्स तो जो आपका फोर्स तो इधर एकदम जोड़, अब आप क्या हुआ, जैसे आप कहीं भी एकदम कोई सामने वाली चीज पे टकरा गए, यानी आप बहुत फोर्स से इस पे टकराए। अब जैसे इतनी फोर्स से इस पे टकराओगे, तो अगर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ याद है, एवरी मोशन हैज एन इक्वल अपोजिट, है कि अगर आप जितने फोर्स से लगेंगे इक्वल एंड अपोजिट, उतना ही इक्वल और अपोजिट में आपको मिलता है। तो आप अगर आप फोर्स लगाएंगे तो इतना ही इक्वल एंड अपोजिट ये भी आप पे लगाएगा फोर्स। और तो इससे क्या है, जो इसका अपोजिट वाला पार्ट है तो वो भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ब्रेन क्या इसके स्कल के अंदर रखा है, तो हम खींच के देंगे तो यहां पर तो चोट लग ही सकती है, प्लस इसके जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन में भी लग सकती है, कॉमन है। इसलिए कभी कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं होनी है कि माइंड में ये आए कि अच्छा चोट यहां पे लगी, ये वाला पार्ट कैसे चला गया। तो बिल्कुल ये वाला पार्ट इसलिए चला गया क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का फिनोमेना रहता है। जिस फोर्स से तो एकदम एकदम खतरनाक पड़ेगी इस पर लगाई, और एकदम जस्ट पीछे अपोजिट डायरेक्शन में इसका लग सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दिस में अकर अंडर और अपोजिट दी साइड ऑफ इंपैक्ट, या तो जिस साइड में वहां हो सकता है या अपोजिट साइड में भी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व दी, कौन कौन से लोब मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होंगे, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। ये रहे हमारे, अभी अब सीधी सी बात है, ये आपका सर है तो मोस्ट कॉमनली फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है, और ये टेम्पोरल इधर वाला, इसके जस्ट नीचे पीछे वाला लोब, ये बहुत कॉमन इन्वॉल्व हो जाते हैं कंट्यूजन वाले फोर्स में। जो फ्रंटल का तो बिल्कुल सामने है, कोई भी चीज हो तो सामने एकदम सीधे वाली ठुकाएगी, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे फ्रंटल में अगर कहीं से भी लगी ऊपर से, तो इसका अपोजिट जस्ट क्या हुआ, टेम्पोरल वाला। देखो इस पे लगेगी, ये सडन फोर्स इस पे लगा देगी, तो आपका टेम्पोरल वाला एकदम इजीली टूट सकता है या उसके इंजरी हो सकती है। तो टेम्पोरल और फ्रंटल लोब में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। कौन से, ये रहा आपका टेम्पोरल लोब, और ये रहा आपका कौन सा, सॉरी ये आपका फ्रंटल लोब, और ये रहा आपका टेम्पोरल, फ्रंट वाला ये और टेम्पोरल वाला ये, यानी दिस में अकर अंडर और अपोजिट दी साइड ऑफ इंपैक्ट, बट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स दी फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। अब कंफ्यूजन्स, फिर वही बात, कंफ्यूजन्स आर यूजुअली मल्टीपल, इसलिए मैंने बोला कि लेसेरेशन वाले तो आप सूचर्स लगा के ठीक भी कर सकते हो, कंफ्यूजन्स वाले तो कितने टुकड़ों में टूट जाए। तो कंफ्यूजन्स आर यूजुअली मल्टीपल एंड में अकर बायलेटरली, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं और दोनों साइड से, यानी ये दोनों साइड मतलब क्या, जिधर चोट लगी उधर भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड में टूट सकते हैं। बायलेटरली भी हो सकता है। व्हेन ब्लीडिंग इनटू द कंट्यूजन, और अगर उसी कंट्यूजन में अगर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई, यानी क्या, हीमोटोमा, अभी पढ़ के आए, हीमोटोमा अगर स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसेस अ स्पेस ऑक्यूपाइंग हीमोटोमा,
और वो सब आपके कॉन्शियस लेवल को कम कर देगा, प्लस वहां ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लस वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, इडीमा आज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके हो सकती है। ये अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा स्कल वाले पार्ट पे, क्रेनियल वाले पार्ट पे। अभी हमने क्या स्कल वाले पार्ट पे देखा, स्कल के भी हमने क्या क्या बहुत सारी चीजें देखी, और मोस्ट कॉमनली हमने देखा कि स्कल के पे जो मोस्ट पार्ट अफेक्ट हो रहा था वो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब मोस्ट अफेक्ट हो रहा था स्कल में फ्रैक्चर के टाइम पे। अब स्कल के अंदर आओ, पहला हमने क्या बोला था, पहला हमने देखा था ये स्कल बिगड़ गया। अब स्कल के अंदर क्या क्या है, स्कल के अंदर है पहला आपका ड्यूरामेटर, ड्यूरा के बाद एर्कनॉइड, एर्कनॉइड के बाद पाया, ये तीनों लेयर है। अब सब कुछ इन्हीं के अंदर होना है। दूसरा वाला क्या होगा, इंट्राक्रेनियल। इंट्राक्रेनियल में मतलब क्या, इंट्राक्रेनियल का मतलब है कि सबसे बड़ी चीज इंजरी कहां कहां हो सकती है। एक तो इंजरी हो सकती है ड्यूरामेटर पर, एक इनके बीच में, और एक हो सकती है सबसे लास्ट में, यानी कहां, ये वाला। इसमें आप दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो इंजरी आप पढ़ेंगे ब्रेन, अगर वो मेनिंजिस पे हो रही है तो उसको अलग पढ़ेंगे, और मेनिंजिस के जस्ट नीचे है क्या आपका ब्रेन, मेनिंजिस के जस्ट नीचे क्या है आपका सेरिब्रल। अगर वहां पर हो जाए, सेरिब्रल पे इंजरी हो जाए, तो ये डिफरेंट इंजरी हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर इंजरी आपकी हो जाए कहां पर, इंट्रासेरिब्रल और सबड्यूरल। इसको ना उल्टा चलाते हैं, आप बहुत अच्छे से समझोगे, सीधा चलाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। अभी उल्टा चलते हैं, इसमें हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखो बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, अच्छे से समझ आएगा। ये था हमारा स्कल, ठीक है, समझते चलना बिल्कुल अच्छे से। स्कल ये हमारा होता है क्या, ड्यूरामेटर, फिर हमारा आता है एर्कनॉइड मैटर, फिर हमारा आता है पाया मैटर, और लास्ट वन में हमारा आता है क्या, लास्ट वन में हमारा आता है सेरिब्रल, यानी हमारा ब्रेन आ गया। अब हमारा ब्रेन वाला पार्ट सेरिब्रल आ गया, तो हम क्या है बाहर से अंदर की, स्कल वाला हमने पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब ड्यूरा पे चलते हैं। तो ड्यूरा पे मतलब क्या, या तो ड्यूरा पे या ड्यूरा के बाहर, एक्स्ट्रा ड्यूरल और एपीड्यूरल, या तो ड्यूरा में या ड्यूरा के बाहर एक्स्ट्रा ड्यूरल। अगर इंजरी इस ड्यूरा के लेयर पर हो जाए तो उस इंजरी को बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल और एपीड्यूरल इंजरी, यानी स्कल फ्रैक्चर। यानी फ्रैक्चर इतना खतरनाक हुआ स्कल वाला कि उसने ड्यूरा को इन्वॉल्व कर लिया। अब बिल्कुल ऐसे समझते चलो कि फ्रैक्चर तो देखो होना बाहर से ही है, समझ रहे हो, क्रेनियम तो टूटना ही टूटना है, मगर वो फ्रैक्चर अब कितना अंदर आता चला जाता है। अब वो जितना अंदर आता चला जाएगा, वो जिस लास्ट वाले पार्ट को आखिरी में बिगाड़ेगा, आप उसी को उसका टाइप बोल दोगे। बोले कैसे, बोले ड्यूरा, अगर अब मैं बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हुआ, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल में सर ये बोल रहा हूं कि ड्यूरा या ड्यूरा के बाहर वाला हिस्सा है ना, तो ड्यूरा पे कोई चीज पहुंची कैसे, पहले उसने स्कल को ही तो फ्रैक्चर करा होगा, वरना तो ड्यूरा तक कैसे पहुंच पाओगे। मैं बोलूं कि एर्कनॉइड पाया तक, यानी सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा के नीचे वाला, तो वहां तक कैसे पहुंचोगे कि पहले क्रेनियम तोड़ी होगी, फिर ड्यूरा भी गया होगा, फिर ड्यूरा के बाद कहीं सब ड्यूरल पे आए होगे। मैं बोलूं क्रेनियम, क्या बोलते हैं, मुझे आपका क्रेनियम पे, बोलोगे सर क्रेनियम पे कैसे, बोले पहले स्कल टूटा होगा, फिर आपकी ड्यूरा टूटी होगी, फिर ड्यूरा के बाद आपका सब ड्यूरल स्पेस टूटा होगा, और सब ड्यूरल के बाद कहीं आप इंट्राक्रेनियल यानी ब्रेन वाले पार्ट पे आप पहुंच पाए होंगे। लाइन से ही तो कोई चीज अंदर घुसेगी, ऐसा तो है नहीं कि एकदम वो अंदर वाले पार्ट को तोड़ देगी, बाहर का कुछ टूटा ही नहीं, ऐसा तो होना नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या, एक्स्ट्रा ड्यूरल, यानी ये ड्यूरामेटर वाला पार्ट जाएगा। इसमें क्या, स्कल फ्रैक्चर टियरिंग द मिडिल मेनिंजियल वेसल्स ब्लीड इनटू एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। इसका मतलब क्या है, वो स्कल फ्रैक्चर हुआ, उसमें क्या, देखो जो वेसल्स आती है ना, जो ब्लड वेसल्स आती हैं, कौन से किसके लिए, क्रेनियम वाले पार्ट के लिए, उसकी लास्ट एंडिंग कहां होगी, ड्यूरामेटर में ही तो होगी, क्योंकि क्रेनियम के जस्ट नीचे क्या है, ड्यूरामेटर। तो अगर आप क्रेनियम के साथ साथ जो उसकी ब्लड वेसल्स भी हैं, जो मेनिंजिस को भी सप्लाई कर रही हैं, ड्यूरामेटर को भी प्लस क्रेनियम को भी सप्लाई कर रही हैं, अगर वो वेसल्स टूट जाएं, सिर्फ और सिर्फ वही वेसल्स टूट रही है, तो आप क्या बोल दोगे कि एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस तक चला गया। क्यों, क्योंकि क्रेनियम जाता तो क्रेनियम ठीक है, मगर क्रेनियम की ब्लड वेसल्स भी चली गई। वो कब जा पाएंगी, जब आप क्रेनियम के थोड़े अंदर जाओगे। वो जो मेनिंजियल वेसल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर पे ही तो प्रेजेंट है, ड्यूरामेटर के आगे। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल क्या, स्कल फ्रैक्चर टियरिंग द मिडिल मेनिंजियल वेसल्स, ये वेसल्स गई, ब्लीड्स इनटू एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। ये ब्लड वेसल जो यहां पर थी ड्यूरामेटर से बाहर निकलकर जो क्रेनियम को सप्लाई कर रही थी, और ये टूट जाए, और ये अगर टूट गई तो इन दो क्रेनियम के बीच में और ड्यूरा के बीच में जो स्पेस है, वहां पर क्या, ब्लड भर जाएगा।
अब आप ये कैसे पहचानोगे कि एक्स्ट्रा ड्यूरल है? भैया हम एमआरआई वगैरह कराएंगे और एमआरआई में हमने देखा कि ये आपकी ड्यूरामीटर है। अभी ये पूरा हटाओ, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकालो। अभी अभी क्या आपने देखा कि ये स्कल है, ये ड्यूरामीटर, अंदर क्या हो रहा है? अंदर का सब छोड़ो, ये ड्यूरामीटर है और बोले सर ये स्कल है। मैंने देखा कि स्कल में फ्रैक्चर है, प्लस स्कल के अंदर यहाँ ब्लीडिंग भी हो रखी है, यहाँ ब्लड खट्टा हो रखा है, सिर्फ यहीं तक। ड्यूरा के बाहर कुछ नहीं है, ड्यूरा के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ड्यूरा तक ही यहाँ ब्लड खट्टा हो रखा है। अब आप इसको क्या बोलेंगे? सर इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल इंजरी। एक्स्ट्रा ड्यूरल क्यों बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्कल वाला क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि स्कल वाला हम जब बोलते कि सिर्फ स्कल फ्रैक्चर हुआ होता, अंदर उस स्कल के नीचे, जस्ट नीचे ब्लड खट्टा नहीं मिलता। अगर ब्लड हमें एक साथ, अगर ब्लड हमें एक्यूमुलेशन मिल रहा है ब्लड का, इसका मतलब ये बिल्कुल कंफर्म है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल, यानी ड्यूरा के आगे और क्रेनियम के पीछे जो ब्लड वेसल्स थी, जो ड्यूरा रीजन में थी, वो रप्चर हो गई हैं, इसलिए वहां पर ब्लड खट्टा हो गया है। तो इस इंजरी को हम क्या बोलेंगे? इस इंजरी को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल इंजरी, यानी स्कल फ्रैक्चर टीयरिंग द मिडिल मेनिंजियल वेसल्स ब्लीड इनटू द एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस। दिस यूजुअली अकर्स इन द टेम्पोरल और टेम्पोरोपराइटल रीजन। ये अलग अलग रीजन से आपको रीजन याद करने पड़ेंगे। जैसे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, जब कॉर्टिकल कंफ्यूजन स्कल वाले में, उसमें हमने बोला था कि टेम्पोरल और फ्रंटल लोब मोस्ट कॉमन था। एक्स्ट्राड्यूरल वाले में मोस्ट कॉमन होता है टेम्पोरल और टेम्पोरोपराइटल। ये से सब में थोड़े थोड़े अपने अपने आएंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे कि इंजरी कॉमन कहां किस रीजन पर होती है। इंजरी क्या है वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये पहली हमारी इंजरी थी एक्स्ट्रा ड्यूरल। किसके अंदर? पहला वाला कॉर्टिकल कंट्यूजन को हमने कंप्लीट समझ लिया था, फिर हम कॉर्टिकल कंट्यूजन के अंदर अंदर घुसे थे इंट्राक्रेनियल पर, है ना। उसके अंदर इंट्राक्रेनियल के अंदर अभी हमने इंट्राक्रेनियल में 3 पार्ट हैं, एक इंट्राक्रेनियल, एक एक्स्ट्रा ड्यूरल, एक सब ड्यूरल। अभी एक्स्ट्रा ड्यूरल वाला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। एक्स्ट्रा ड्यूरल में कोई कंफ्यूजन? पहले ये बताओ, इतने में कोई कंफ्यूजन हुई एक्स्ट्रा ड्यूरल में? तब इसके नीचे चले हम। अब इसके नीचे चलते हैं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है भैया। ये पहला स्कल है, ये भी टूट गया, ड्यूरामेटर भी चली गई। अब इसके नीचे वाले को बोलते हैं सब ड्यूरल। सब ड्यूरल यानी ड्यूरा के नीचे। अब ड्यूरा के नीचे हमें पता है, बोले क्या है सर? ड्यूरा के नीचे है एर्केनोड और पाया। बस यहीं तक बात करेंगे, ब्रेन तक नहीं पहुंचना अभी हमें, ब्रेन तक नहीं पहुंचना। यानी ये हमारा ड्यूरा हो गया, ये स्कल हो गया, और ये हमारा पार्ट आ गया जो एर्केनोड और पाया का लेयर है, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल, यानी ड्यूरा के नीचे। अगर इस पार्ट में इंजरी हो जाए तो फिर क्या बोलेंगे? तो सर इसको बोलेंगे सब ड्यूरल इंजरी, इसको बोलेंगे सब ड्यूरल इंजरी, ठीक है। बोले क्या मतलब इसका? फिर इसका मतलब है इन सम पेशेंट इंपैक्ट में रप्चर ब्रिजिंग वेन्स फ्रॉम द कॉर्टिकल सरफेस टू द वेनस साइनसेस। अब ये बिल्कुल सिंपल लाइन लिखिए, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करने वाली है कि बोले क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कुछ, जैसे इसमें अगर आपको याद है कि इसमें कुछ ब्लड वेसल्स थी जो क्रेनियम को सप्लाई कर रही थी, वो जब टूट रही थी और यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो रहा था, उसी से तो आपने पहचाना कि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल इंजरी है। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ ब्लड वेसल्स होंगी जो टूटेंगी और ब्लड इकट्ठा होगा, तभी तो आप पहचानोगे कि भैया ये कौन सी सब ड्यूरल इंजरी है। तो यहाँ पे कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं कौन सी वाली? जो ऊपर कॉर्टिकल सरफेस, जो नीचे वेनस साइनस से चल के आती हैं और ऊपर कॉर्टिकल सरफेस की तरफ जा रही होती है। यानी क्या? स्पेशली मैं फिर बोल रहा हूं क्या, कि कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो कहां से चल के आई? जो वेनस साइनस से चल के आ रही हैं, जो वेनस साइनस से चल के आ रही हैं, और यहाँ क्या? यहाँ कॉर्टिकल सरफेस पर जा रही हैं। तो ये बीच में इनका कोई रोल है नहीं, तो ये बीच में उन्होंने क्या फॉर्म करा? एक तरीके से इन्होंने सर ये बीच में एक तरीके का ब्रिज फॉर्म कर लिया। ये ब्रिजिंग वेन हो गई ना इस रीजन में। क्यों? क्योंकि बोले सर इस रीजन में सप्लाई कुछ नहीं कर रही है, बस यहां से निकल रही है। कैसे निकल रही है? बोले वेनस साइनस से चली थी और आगे जाके कॉर्टिकल सरफेस को सप्लाई करने जा रही हैं। तो ये तो बस बीच में एक तरीके से इनके बीच में ब्रिज बना रही है, ब्रिजिंग वेन हुई। और अगर यही ब्रिजिंग वेन रप्चर हो जाए तो आप क्या बोल दोगे? बोल दोगे कि सब ड्यूरल इंजरी हो गई। तो यानी जब सब ड्यूरल स्पेस में ब्लड दिखेगा तो आप बोलोगे सब ड्यूरल। तो वहां पर कौन सी ब्लड वेसल रप्चर होंगी? बोले सर वहां पर ब्रिजिंग वेन्स रप्चर होंगी। बोले ब्रिजिंग वेन्स क्या है? बोले ब्रिजिंग वेन्स वो वेन्स है जो वेनस साइनस से अंदर से चली थी और कॉर्टिकल सरफेस पर सप्लाई करने जा रही थी, मगर बीच में वो टूट गई। तब आप इसको बोलेंगे क्या? प्योर सब ड्यूरल हेमोटोमा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इस वाले पार्ट में?
ये सब टाइप बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल है, जिस पार्ट में हो रहा है वही। कोई कंफ्यूजन फिर से बताऊं? नो सर। देखो ये वाला तो आपको समझ आ गया, यहां था ड्यूरा, ड्यूरा के नीचे ये आर्कनोड पाया है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, बोले सर कुछ वेन्स थी जो कहां से चली थी, वो वेनस साइनस यानी ब्रेन से चली थी, ब्रेन के वेनस साइनस से चली थी, और इधर कॉर्टिकल सरफेस पे वो सप्लाई कर रही थी, यानी चली वो कहीं और से, जा कहीं और रही है। बोले तो फिर इनका बीच में क्या रोल है, बोले सर बीच में तो वो सिर्फ ट्रेवलिंग का उन्होंने रास्ता चुना, ये तो सिर्फ रास्ता है, यहाँ वो सप्लाई वप्लाई किसी को नहीं कर रही है। बोले एक तरीके से ये ब्रिज का काम कर रही है, बोले इन दोनों का एक ब्रिज होता है ना कि उससे इस रास्ते से गुजर सकते हैं, तो ये रास्ता ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए इनको इन वेन्स को क्या ब्रिजिंग वेन बोल दिया हमने। बोले अगर ये जब ये ब्रिजिंग वेन रप्चर हो जाएंगी तो क्या होगा, तो बोले उसको तब हम बोलेंगे सब ड्यूरल हेमोटोमा। यानी ध्यान रखना एमआरआई में आपको सब ड्यूरल हेमोटोमा आप जब बोलोगे जब आपको ब्रिजिंग वेन्स का हेमोटोमा नजर आएगा, यानी ड्यूरा मैटर और आर्कनोड पाया इनके बीच में आपको ब्लड खट्टा मिलेगा, तब आप बोलोगे कि अच्छा ओके यहाँ ब्लड मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ब्रिजिंग वेन्स है, जो कौन सी ब्रिजिंग वेन्स है, जो वेनस साइनस से लेके कॉर्टिकल सरफेस तक चली थी, वो यहाँ जो बीच से गुजर रही थी इन रास्ते में उस वो रप्चर हो गई, तो उसको हमने बोला सब ड्यूरल हेमोटोमा। ठीक है, अब ये हमारा अब क्लियर है। हाँ ठीक है, अब हम और अंदर चलो। बोले और अंदर कहां चलेंगे, बोले सीधी सी बात है, पहले क्रेनियम पे, वो आप क्रेनियम पे थे, क्रेनियम के बाद आप बोले